बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम ट्रांजिस्टर की एक एप्लीकेशन पढ़ने लगे हैं। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। वैसे तो ट्रांजिस्टर की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। ये एज एन एम्पलीफायर भी यूज़ होता है, एज अ स्विच भी यूज़ होता है, नाइट स्विचेस के तौर पे यूज़ होता है, कहीं कंपैरेटर के तौर पे यूज़ होता है एंड सो ऑन। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस। तो आज सबसे पहले हम इसकी एम्पलीफायर की एप्लीकेशन पढ़ने लगे हैं कि ये एज एन एम्पलीफायर किस तरह से काम करता है। एम्पलीफायर सबसे पहले देखते हैं कि एम्पलीफायर क्या होता है। एम्पलीफायर जैसा कि नाम से शो होता है कि ये कोई चीज़ होगी जो एम्पलीफाई करेगा, उसकी मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि हम कोई वोल्टेज लेते हैं या कोई करंट लेते हैं, उसको ट्रांजिस्टर के थ्रू उसकी वैल्यू को, उसके मैग्नीट्यूड को एनहांस करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये एम्पलीफिकेशन है। तो ट्रांजिस्टर ये काम कर रहे होते हैं, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट की वैल्यू को एनहांस कर रहे होते हैं, एम्पलीफाई कर रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं कि एज एन एम्पलीफायर काम करते हैं। ठीक है, एम्पलीफायर को स्टडी करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांजिस्टर स्टडी किया था। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर था और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसके हमने देखा था कि हमने कहा था कि एमीटर बेस जंक्शन को कनेक्ट करते हैं और फॉरवर्ड बाइस करते हैं, और कलेक्टर बेस जंक्शन को हम रिवर्स बाइस करते हैं। तो एमीटर के साथ भी बेस कनेक्ट की थी और कलेक्टर के साथ भी बेस कनेक्ट की थी। इस मेथड को, जिसमें बेस दोनों कनेक्शंस में आ रही होती है, उसको हम कहते हैं कि ये कॉमन बेस मोड है। ठीक है, ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस मोड है। और ज़रूरी नहीं है कि हम बेस को ही कॉमन करें। इस तरह हमने बेस को कॉमन लिया था, उस तरह हम एमीटर को भी कॉमन कर सकते हैं। यानी कि एक जंक्शन हो जाएगा एमीटर बेस जंक्शन और दूसरा हो जाएगा एमीटर कलेक्टर जंक्शन। तो इसको हम कॉमन एमीटर मोड कहते हैं। इसी तरह से हम कलेक्टर को भी कॉमन कर सकते हैं, उसको हम कॉमन कलेक्टर मोड कहेंगे। तो उसमें एक जंक्शन जो है वो, एक कनेक्शन जो है वो कलेक्टर बेस जंक्शन का हो जाएगा और एक जो है वो कलेक्टर एमीटर जंक्शन का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह 3 मोड्स होते हैं जिसमें ट्रांजिस्टर जो है वो काम करता है। तो यहाँ पे हमने कॉमन बेस मोड स्टडी किया था। ये यहाँ जो आपके पास एप्लीकेशन मौजूद है वो कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर है। यानी कि हम एमीटर को बेस के साथ और कलेक्टर के साथ कॉमन करके यूज करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से बाइसिंग करेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियसली एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस किया था ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको ट्रांसफ़र कर सके बेस में। कलेक्टर बेस जंक्शन को हमने रिवर्स बाइस किया था ताकि वो पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सके कलेक्टर की तरफ। तो इसी तरह से अब जो कि हमने एमीटर को कॉमन किया हुआ है, तो यहाँ पे हम एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमीटर से बेस में जा सकें, और कलेक्टर एमीटर जंक्शन को हम रिवर्स बाइस करेंगे ताकि कलेक्टर जो है उस पर पॉजिटिव पोटेंशियल रहे और वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो उसी तरह से VBB इज द वोल्टेज to forward bias base emitter junction, and VCC is the voltage to reverse bias collector emitter junction. ठीक है, तो ये उसी तरह की असेंबली होगी जैसे कल हमने पढ़ी। ये तो सिंपल जो है वो ट्रांजिस्टर हो गया, जैसे कल हमने उसकी फंक्शनिंग पढ़ी थी। अब हम आ रहे हैं एम्पलीफिकेशन की तरफ। तो एम्पलीफिकेशन के लिए जो सिग्नल हमने देना है, जिसको हमने एम्पलीफाई करना है, उसको हम RB के क्रॉस बनाते हैं। यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल इन टर्मिनल्स ले लिए हैं। अदरवाइज हम जो अप्लाई करते हैं इस इनपुट वोल्टेज को, जिसको VBE लिखा हुआ है, वो हम RB के अक्रॉस कनेक्ट करवाते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो एम्पलीफाइड सिग्नल होगा, जो हमारी आउटपुट होगी, वो हमें RC के ऊपर मिलती है। ठीक है, यहाँ भी उन्होंने बिल्कुल एन टर्मिनल्स बना दिए हैं जिसपे VCE लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये हम RC जो है इसके अक्रॉस आउटपुट लेते हैं। RB से इनपुट देते हैं और RC से आउटपुट लेते हैं। आप लोग वैसे ही करेंगे जैसे बुक में बना हुआ है, क्योंकि फिर एग्जाम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह से यहाँ पे जो है आपको नजर आ रही है इनपुट सिग्नल बना हुआ है, आउटपुट सिग्नल नहीं बनाया हुआ, लेकिन जो आउटपुट सिग्नल होगा वो एनहेंस होकर आएगा, एम्पलीफाई होकर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। ठीक है,
तो VBE जो है वो इनपुट वोल्टेज है और VCE जो है वो आउटपुट वोल्टेज है, जिसको आप V नॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इसकी सर्किट डायग्राम थी। यहाँ एक छोटी सी चीज आपको लिखी नजर आ रही होगी, RIE। एमीटर बेस्ड जंक्शन जो है उसके रेजिस्टेंस को RIE से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर आपको याद हो, कल हमने डिस्कस किया था कि एमीटर बेस्ड जंक्शन जो है, जो कि वो फॉरवर्ड बाइस हुआ है, तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, जिसको हम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो उसको हमने RIE लिखा है। मोर ओवर जो बेस का करंट है वो IB है, एमीटर का करंट IE है और कलेक्टर का जो करंट है वो IC है। अब ये सारी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ ली हैं। अब इसकी डेरिवेशंस की तरफ बढ़ते हैं कि किस तरह से हमने फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन के लिए मैं आपको कुछ रिटन स्टेप्स दिखा रही हूँ, वो आप देखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इन कैलकुलेशंस को दो हिस्सों में करके करेंगे। एक में हम ये इनपुट लूप को स्टडी करेंगे, जो कि बेस एमीटर जंक्शन है जहाँ पे हमने इनपुट दी हुई है। दूसरे पे हम आउटपुट लूप को स्टडी करेंगे, यानी कि कॉमन एमीटर वाला। ठीक है, कॉमन एमीटर कनेक्शन जो है उसको स्टडी करेंगे, सॉरी कलेक्टर एमीटर कनेक्शन जो है उसको स्टडी करेंगे, जहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो बारी बारी इनकी देखते हैं वैल्यूज किस तरह से होंगी। देखिए, इनपुट यानी कि बेस एमीटर जंक्शन जो है उसको हमने ले लिया है। अब IB, अब आपको नजर आ रहा है कि इस इनपुट पे IB मौजूद है, यानी कि बेस का करंट मौजूद है। IB किसके बराबर होगा? VBE डिवाइडेड बाय RIE। तो इस इनपुट लूप की रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं कि क्या है, RIE है। ठीक है, बेस और एमीटर के बीच में जो रेजिस्टेंस है, और जो वोल्टेज हमने यहाँ पे दिया हुआ है वो इनपुट का वोल्टेज है, यानी कि VBE है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो इक्वेशन आ जाती है बेस करंट की, दैट बिकम्स VBE डिवाइडेड बाय RIE। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह दिया है। उसके बाद हमें ये भी पता है कि लास्ट टाइम हमने ट्रांजिस्टर में पढ़ा था कि गेन क्या होती है, बीटा इक्वल्स टू IC ओवर IB। करंट गेन जो है IC ओवर IB। यहाँ से अगर आप IC को सेपरेट करेंगे हो जाएगा बीटा IB की वैल्यू लगा दें तो हो जाएगा बीटा VBE डिवाइडेड बाय RIE। तो ये हमारे पास इनपुट के दोनों करंट्स निकल आए हैं, IB और सॉरी ये IB निकल आया इनपुट का करंट, और इस इनपुट के करंट को यूज करके हमने IC निकाल लिया है। ठीक है, तो ये हमारे इनपुट लूप समझ लें, इनपुट लूप जो है उसकी इक्वेशंस आ गई हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आउटपुट लूप। आउटपुट लूप में कलेक्टर और एमिटर इंक्लूड है, उसकी इक्वेशंस लिखते हैं। आउटपुट पे कलेक्टर और एमिटर शामिल हैं, तो इस लूप के ऊपर पहले आप लूप देख लें। ये थोड़ा सा जूम हुआ है, चलिए यहीं से देखते हैं। ये देखें, इस लूप में हमने कोई करंट की डायरेक्शन अज्यूम कर ली है IC की। ठीक है, और उस IC के डायरेक्शन को लेकर हमने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई की है। तो देखें, सबसे पहले आ जाएगा VCC। अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे करूं तो देखें VCC ये वाला यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है VCC प्लस में आ गया, माइनस ICRC माइनस VCE। ठीक है, VCE ये वाला वोल्टेज है जो हमने अप्लाई किया हुआ है, जो हम ले रहे हैं आउटपुट के ऊपर। ठीक है, VCC हो गया, और उसके बाद ICRC हो गया जो इसमें से करंट पास करेगा, और साथ ही क्या हो गया, माइनस VCE हो गया जो दूसरा वोल्टेज हम आउटपुट पर ले रहे हैं। तो ये इक्वेशन बन गई अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। इसको हमने क्या किया, VCE की जगह V नॉट लिख दिया जो कि आउटपुट का रिप्रेजेंट कर रहा है, और V नॉट को सेपरेट कर लिया तो ये बन गया VCC माइनस ICRC। अब जो IC की वैल्यू हमने यहाँ इनपुट लूप से निकाली थी, उसकी जगह हमने उसकी वैल्यू लिख दी। ठीक है, और इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 से। तो ये हमारे पास बन गई है आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो भी हमने इक्वेशंस निकाली हैं आपको लिखी नजर आ रही हैं। देखिए, ये IB की इक्वेशन, ये IC की इक्वेशन, और ये V नॉट की इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने निकाली है। अब इसके बाद क्या हुआ, अब हमने ऐड कर दिया है एक वोल्टेज। नोट करें ज़रा कि पहले जो हमने पढ़ा था वो सिर्फ
पहले जो हमने इक्वेशंस निकाली थी उसमें अभी हमने इनपुट वोल्टेज को कंसिडर नहीं किया था, ना ही आउटपुट वोल्टेज को ऐसा कंसिडर किया था कि उसकी वजह से क्या चेंजिंग्स आ रही हैं। तो अब हम जो है ये अज्यूम करें कि हमने एक स्मॉल सिग्नल वोल्टेज डेल्टा वी एन जो है वो इनपुट टर्मिनल पे अप्लाई किया है, और जब डेल्टा वी एन इनपुट टर्मिनल पर अप्लाई होगा तो जाहिर है एक ये वोल्टेज मौजूद मौजूद था VBE। ठीक है, VBE था, इसके अंदर हमने एक और एडिशन की है वोल्टेज के डेल्टा वी इन की, तो VBE जो है वो VBE से VBE प्लस डेल्टा वी इन बन जाएगा। तो अब आपकी इनपुट का जो टोटल वोल्टेज है वो ये बन गया VBE प्लस डेल्टा वी इन। दिस कॉजेज अ लिटिल चेंज इन द बेस करंट। तो जब एडिशन होगा वोल्टेज का, इनपुट वोल्टेज का, तो जाहिर है बेस करंट भी चेंज होगा। वो IB से सपोज IB प्लस डेल्टा IB हो गया, और इसकी वजह से कलेक्टर का भी करंट चेंज हो जाएगा, IC प्लस डेल्टा IC हो जाएगा। ठीक है, एज द कलेक्टर करंट चेंजेस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RC, जो कि IC/RC होता है, ऑल्सो चेंजेस, ड्यू टू विच द आउटपुट वोल्टेज V0 चेंजेस बाय डेल्टा V0। ठीक है, तो क्या होता है कि जब IC चेंज होता है तो उसकी वजह से RC के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी चेंज होता है, और RC के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप था वो देखिए वो ये आउटपुट का वोल्टेज है V0 है, तो इसका मतलब है V0 भी चेंज हो जाएगा, V0 में भी एक एडिशन हो जाएगा डेल्टा V0। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन थी। अब इसके अकॉर्डिंग जब हमने ये सिग्नल ऐड किया है तो 18.4A जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, V0 में ऐड हो जाएगा डेल्टा V0 इक्वल्स टू VCC एज इट इज माइनस बीटा VBE जो है वो क्या बन गया, VB प्लस डेल्टा V इन इंटू RC एज इट इज डिवाइडेड बाय RIE एज इट इज। तो ये बन गई है हमारे पास दो इक्वेशंस, 18.4A एंड 18.4B। ये एनिमेशन भी आपको दिखाई, आप देख सकते हैं। अब आपने 18.4A और B को आपस में माइनस करना है, तो जब माइनस करेंगे V0 कैंसिल हो जाएगा, VCC कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह जो VBE वाली टर्म आएगी वो कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास जो है वो बच जाएगा डेल्टा V0 इक्वल्स टू माइनस बीटा डेल्टा V इन इंटू RC डिवाइडेड बाय RI। अब आपने क्या करना है, आपको अब वोल्टेज गेन चाहिए। करंट गेन जो बीटा हमने डिफाइन की थी वो थी IC ओवर IE, यानी कि कलेक्टर के पास कितना करंट आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू बेस करंट। तो अब अगर हम डेल्टा V0 ओवर डेल्टा V इन ले लें तो ये हमें रेशो देगा कि हमने कितना वोल्टेज अप्लाई किया था और कितना वोल्टेज हमें आउटपुट पर मिला है आफ्टर एम्पलीफाइंग। तो एक्चुअली ये डेल्टा V0 ओवर डेल्टा V इन जो है इसको हम कहते हैं गेन ऑफ द एम्पलीफायर। ठीक है, या वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर। तो इसको सॉल्व करें, डेल्टा V को यहाँ ले जाकर डिवाइड कर दें, तो आपके पास रह जाएगा बीटा RC डिवाइडेड बाय RIE। ठीक है, ये जो फैक्टर है बीटा RC डिवाइडेड बाय RIE, ये जो है ये इसकी हंड्रेड्स में वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने थोड़ा सा भी इनपुट वोल्टेज दिया है तो आपके पास आंसर यानी कि जो गेन है वो हंड्रेड्स में आ रही है। ठीक है, इस तरह से जो है वो एम्प्लीफिकेशन होती है यूजिंग दिस एम्पलीफायर सर्किट। So the negative sign shows that there is a phase shift of 180 degree between the input and output signal। ये जो नेगेटिव साइन है ये आपको बताएगा कि आपको जो आउटपुट मिलेगी उस पर सिग्नल एम्पलीफाई तो हुआ होगा लेकिन उसके बाद वो शिफ्ट भी हो गया होगा 180 डिग्री, यानी कि बिल्कुल इन्वर्ट हो जाएगा। तो सिग्नल इन्वर्जन भी इसके अंदर मौजूद है। तो इस तरह से हम जो है वो एक ट्रांजिस्टर के सर्किट को यूज करके तो अपनी इनपुट को जो है वो एम्पलीफाई करवा सकते हैं, अपने वोल्टेज को एम्पलीफाई करवा सकते हैं। दिस इज हाउ अ ट्रांजिस्टर एक्ट्स एज एन एम्पलीफायर। अब जो दूसरे इसके एप्लीकेशन है वो हम ये देखने लगे हैं कि ट्रांजिस्टर एज अ स्विच किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो स्विच आपको पता है कि स्विच का क्या काम होता है, ऑन या ऑफ। ठीक है, तो यही काम हमने ट्रांजिस्टर के थ्रू करवाने हैं। ये इसका सर्किट बना हुआ है। अच्छा, इस सर्किट में और पिछले सर्किट में अगर आप नोट करें तो सिर्फ एक चेंजिंग है कि यहाँ जो RB और RC लगी हुई है इनको रिमूव करके RB की जगह एक स्विच लगा दिया और RC की जगह एक बल्ब लगा दिया। ये देखिए,
देखिए ये स्विच लग गया है आरबी की जगह और आरसी की जगह हमने एक बल्ब लगा दिया। बाकी बैटरीज एज इट इज हैं उसी तरह। ये कॉमन एमीटर मोड है और इसकी हमने बाइसिंग की हुई है जिस तरह एम्पलीफायर के सर्किट में की थी। तो ये इसका सर्किट है। अब इसकी वर्किंग देखें कैसे होगी। The collector C and emitter E behaves as the terminal of the switch. The circuit in which the current is to be turned off and on is connected across these terminals. यानी कि जिस सर्किट को जिस चीज को हमने ऑन या ऑफ करवाना है उसको हम कलेक्टर एमिटर यानी कि आउटपुट पर लगाएंगे। The base and emitter act as control terminals which decide the state of the switch. तो एमीटर और बेस यानी कि जो इनपुट वाला टर्मिनल था वो एज अ कंट्रोल टर्मिनल काम करेंगे। कंट्रोल टर्मिनल से मुराद ये है कि ये उस सर्किट की ऑन या ऑफ होने की जो चीज है उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने इस सर्किट के ऊपर स्विच भी लगाया है। ये स्विच जो है ये बेसिकली बेस एमीटर से इस सारे सर्किट को कंट्रोल करवाएगा। In order to turn on this switch, a potential VB is supplied between control terminal B। बेस इमीटर पे आप अगर कोई पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे VB तो जाहिर है कि ये टर्न ऑन हो जाएगा। जैसे कि आपको फिगर 18.22A में दिखाया गया है। This injects a large current IC into the base circuit, due to which a very heavy current IC begins to flow in the CE circuit। अच्छा पीछे चलते हैं। ये देखिए अब क्या हुआ कि जब आपने इस स्विच को क्लोज करवाया, इस पे VB अप्लाई करके, एक पोटेंशियल अप्लाई करके, तो जाहिर है एक पोटेंशियल आएगा या स्विच क्लोज होगा। जब स्विच क्लोज होगा तो जाहिर है ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बाइसिंग होगी और करंट फ्लो करना शुरू करेगा। और जब करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में से तो जाहिर है IC की वैल्यू भी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है दैट बिगिंस टू फ्लो इन द सर्किट। और जाहिर है जब IC फ्लो करना शुरू करेगा तो जो आपके पास बाद में सर्किट लगा हुआ है यानी कि बल्ब लगा हुआ है कलेक्टर एमीटर पर, वो क्या करेगा, वो ऑन हो जाएगा। This injects a large current IC into the base circuit, due to which a heavy current IC begins to flow in the collector junction. This large value of collector current is possible only when the resistance between collector and emitter drops down to such a small value that the potential drop across C is nearly 0.1 volt। ये आपको दिखाया गया फिगर में। In figure 18.22A, emitter is at ground। emitter is at ground का मतलब है emitter को हमने कॉमन करके उसको लोएस्ट पोटेंशियल पे रखा हुआ है। So we can assume that collector is also at ground and collector emitter circuit of figure 18.22A can be drawn as shown in figure 18.22B। ये देखिए, अच्छा कलेक्टर एमीटर जंक्शन को हमने जो है वो एमीटर को हमने कॉमन किया है ना। तो जब इस सिचुएशन में ये स्विच क्लोज हो गया और एक लार्ज करंट फ्लो कर रहा है, तो आप यही समझ लें कि सिर्फ ये स्विच है, इस चीज को स्किप कर दें और कलेक्टर और एमीटर बना लें। तो एमीटर तो कॉमन हुआ हुआ है तो साथ हमें ये कलेक्टर भी कॉमन हुआ हुआ नजर, ठीक है। तो आपको अल्टीमेटली ये सर्किट नजर आता है जिसमें से IC फ्लो कर रहा है और ये बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, ठीक है। CE switch is closed and the bulb glows due to flow of large collector current। तो कलेक्टर करंट फ्लो करेगा और बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। To turn the switch off, the base current IB is set 0। तो जब आपने ऑफ करना हो इस स्विच को तो आप क्या करते हैं कि IB यानी कि जो बेस का करंट था उसको 0 पर सेट कर देते हैं, ठीक है। और 0 पर सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इस स्विच S को ओपन करना पड़ता है। ये जैसे फिगर C में दिखाया गया है, ये स्विच ओपन हुआ है, ठीक है, लिहाजा कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा, IB नहीं है, तो इसका मतलब है IC भी नहीं होगा, ठीक है। तो IC जब पास नहीं करेगा इस सर्किट में से तो बल्ब जो है वो
ग्लो नहीं करेगा बल्कि ऑफ ही रहेगा, ठीक है। एज आई सी इक्वल्स टू बीटा आई बी, सो आई सी बिकम्स जीरो। आई बी जीरो है ना, तो जीरो मल्टीप्लाइड बाई बीटा, तो आई सी विल बी जीरो एंड सी ई सर्किट बिकम्स ओपन. Now the resistance between C and E becomes nearly infinity, which opens the CE switch. ठीक है। अच्छा, ये जो CE switch दिखाया गया है ये एक्चुअली स्विच नहीं लगा हुआ, बल्कि ये सर्किट जो है वो फॉर्म अडॉप्ट कर लेता है जिसमें ऐसा लगता है कि वो स्विच ही है। तो जब आई बी नहीं है तो आई सी भी जीरो है, यानी कि कलेक्टर का कोई करंट नहीं है, तो ऐसा लगता है कि स्विच ओपन हुआ है और इन्फिनिट रेजिस्टेंस है सर्किट के, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं कर रहा। An electronic computer is basically a vast arrangement of electronic switches which are made from transistor. तो कंप्यूटर जो है उसमें अगर आप उसको देखें तो ये ट्रांजिस्टर जो है वो एज अ स्विच ही यूज हो रहे होते हैं, ऑन ऑफ हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी वो जो 0 1 बिट्स और बाइट्स वगैरह होते हैं वो सारे बनते हैं और उसकी वजह से पूरा का पूरा कंप्यूटर जो है वो फंक्शन कर रहा होता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने ट्रांजिस्टर को दो तरह से पढ़ा है, एक ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर और दूसरा ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। इसकी बाकी एप्लीकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।